नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर की क्लासेस। तो आज हम देखते हैं 11 अप्रैल 2023 की करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चनों का PDF आपको हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक द्वारा प्राप्त हो सकता है और आप सीधे ही ऑफिशियल एग्जामोफोबिया नाम से सर्च कर सकते हैं इसे टेलीग्राम चैनल पर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो हमारा आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन क्या है, ज़रा देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने मुंबई से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में अभ्यास का आयोजन किया है। तो उस अभ्यास के नाम को बताना है, किस अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो बच्चों, उस अभ्यास का नाम है प्रस्थान। किसका है बच्चों? प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया गया है। ठीक है, ज़रा देखते हैं क्या है इसमें। भारतीय नौसेना ने मुंबई से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया। भारतीय नौसेना ने अन्य रक्षा, राज्य और नागरिक एजेंसियों के साथ यह अभ्यास किया है। ठीक है, यह द्विवार्षिक समन्वित अभ्यास है और हर 6 महीने में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो यानी नौसेना ने डिफेंस, स्टेट और नागरिक एजेंसियों के साथ मिलकर यह अभ्यास किया है। अब देखते हैं हम आज का अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है, 7 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में गज महोत्सव 2023 उद्घाटन किया। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या डी माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रपति महोदया ने कहाँ पर किया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया है। काजीरंगा अगर हम बात करें तो कहाँ पर है बच्चों? ये आपके असम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर वायु सेना स्टेशन से भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरी। वह इस तरह की उड़ान भरने वाली कौन सी राष्ट्रपति हैं? तो राष्ट्रपति के बारे में बताना है, किस नंबर यानी किस संख्या के राष्ट्रपति द्वारा यह सुखोई में उड़ान भरी गई है। ऑप्शन देखते हैं। तो बच्चों, ऑप्शन है हमारे तीसरी, ऑप्शन है दूसरी, ऑप्शन है चौथी या ऑप्शन है पाँचवीं। तो बात करते हैं कौन सी हैं ये। तो बच्चों, राष्ट्रपति ये हैं हमारे तीसरे नंबर की राष्ट्रपति हैं। ज़रा देखते हैं कौन कौन थे इससे पहले थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में के तेजपुर वायु स्टेशन से भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI विमान में उड़ान भरी। इससे पहले कौन कौन ने भरी थी? APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल के बाद इस तरह की उड़ान भरने वाली वह भारत की तीसरी राष्ट्रपति बन गई हैं। उन्होंने करीब 30 मिनट तक उड़ान भरी। उन्होंने हिमालय के दृश्य के साथ साथ ब्रह्मपुत्र, तेजपुर घाटी कवर किया और वायुसेना स्टेशन लौट आईं। सुखोई 30 MKI ने समुद्र तल से लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरी। इसने करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरी। तो बच्चों, ये थे हमारी तीसरी राष्ट्रपति और इनसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल द्वारा भी ऐसा काम किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। सरकार 5 साल के लिए केंद्र राज्य कर हस्तांतरण के अनुपात का सुझाव देने के लिए 2023 में वित्त आयोग की स्थापना कर सकती है। A 16वें, B 15वें, C 17वें और D 18वें। तो सरकार 2023 में 16वें वित्त आयोग की स्थापना कर सकती है। देखते हैं जरा, 2023 में 16वें वित्त आयोग के गठन को कर सकती है सरकार। 5 साल के लिए केंद्र राज्य कर हस्तांतरण के अनुपात का सुझाव देने के लिए सरकार इसे गठन करने की संभावना है। सरकार आयोग के सदस्यों और अधिकार क्षेत्र पर काम करती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय अनुच्छेद किसमें? आर्टिकल 280 में बोला गया है। क्या बोला गया है आर्टिकल 280 में? कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 साल पर एक वित्त आयोग बनाएगा जो अपनी राज्य कर हस्तांतरण के सुझाव के बारे में बताएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर।
एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 20 के बीच भारतीयों में मोटापे के कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी इन 2 सालों यानी लॉकडाउन के ही बीच की बात की जा रही है, भारत में कितने प्रतिशत मोटापे के बढ़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 50%, बी है 60%, सी है 40% और डी है 20%। तो कोरोना के काल में भारतीयों पर मोटापे की समस्या काफ़ी बढ़ी है, देखी गई है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई है प्रतिशत में, 50% तक ये बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019, 20, 22 और 21 के बीच भारतीयों में मोटापे में 50% की वृद्धि हुई है। अपोलो की वार्षिक हेल्थ ऑफ स्टेशन रिपोर्ट के अनुसार मोटापा, डिस्लिपिडेमिया जैसे प्रारंभिक जोखिम कारकों में क्रमशः 50% और 18% की वृद्धि हुई है। 45 साल से कम उम्र के लोगों में मोटापे 43% बढ़ा है, जबकि 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में 60% बढ़ा है। ठीक है, 45 साल में पहले वाले में यानी 45 साल से पहले में 43 और 45 से ऊपर वालों में 60% तक बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अगले पर। अगला क्वेश्चन नंबर 6। फ्रांस ने अप्रैल 2023 में किस देश के साथ परिवहन, ऊर्जा, कृषि, संस्कृति और विज्ञान के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रांस ने, ऑप्शन है हमारे ए चीन, बी भारत, सी पाकिस्तान या डी जापान। तो फ्रांस ने हाल ही में चीन के साथ ऐसा समझौता साइन किया है। देखते हैं, फ्रांस और चीन कई आर्थिक मामले समझौतों पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने चीन यात्रा के दौरान फ्रांस और चीन में परिवहन, ऊर्जा, कृषि, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में कई आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। फ्रांस और चीन ने सबसे बड़े सौदों में से एक हस्ताक्षर किए, जो फ्रांसीसी विमान निर्माता एयरबस के टिलियांजन कारखाने में एक नई असेंबली लाइन तैयार करेगा। इससे एयरबस को A3220 मॉडल को उत्पादन क्षमता दुगना करने में मदद मिलेगी। यानी फ्रांसीसी कंपनी एयरबस चाइना के तियानजिन कारखाने में एक नई असेंबली लाइन तैयार करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, 2023 के अंत तक 10,000 भारतीय जीनोम का अनुक्रम किया जाएगा। 2, यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा वित्त पोषित एक पहल है। ऑप्शन देखते हैं, ए 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 या डी इनमें से कोई भी नहीं। ज़रा देखें इसमें, इसका आंसर अगर समझें तो इसके दोनों स्टेटमेंट पूर्णतः सत्य हैं। देखते हैं, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 2023 के अंत तक 10,000 भारतीयों को जीनोम अनुक्रम प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाया जाएगा। नेक्स्ट है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 10,000 भारतीय मानव जीनोम को अनुक्रमित करने और एक डेटाबेस बनाने के लिए एक सरकार समर्थित पहल है। वैज्ञानिक पहल भी लगभग 7,000 जीनोम का अनुक्रम कर चुके हैं और इनमें 3,000 शोधकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। पूरे भारत में लगभग 20 संस्थान इस परियोजना में शामिल हैं। विश्लेषण और समन्वय सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु द्वारा किया गया है। यह चरण 1 में कम से कम 10,000 भारतीय जीनोम को अनुक्रमित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा वित्त पोषित एक पहल है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। किस प्रदेश सरकार ने छोटे डेयरी किसानों और पशुपालकों की आजीविका को सशक्त बनाने के लिए संजीवनी नाम की एक परियोजना शुरू की है। ए हिमाचल, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या डी राजस्थान। तो किस प्रदेश सरकार ने छोटे डेयरी किसानों के पशुपालकों की आजीविका को सशक्त बनाने की संजीवनी नामक परियोजना शुरू की है? तो ये बच्चों हैं हिमाचल प्रदेश द्वारा की गई है। देखते हैं, हिमाचल प्रदेश द्वारा छोटे डेयरी किसानों और पशुपालकों की आजीविका को सशक्त बनाने के लिए संजीवनी नाम की एक परियोजना को शुरू किया गया है। यह परियोजना किसानों को उनके दरवाजे पर पशुधन के लिए सुविधाजनक और गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करके उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
टेलीमेडिसन और प्रौद्योगिकी सेवाओं के टर्न अराउंड समय को कम करने में मदद करेगी। यह बीमारियों के प्रकोप और नियंत्रण करने में भी मदद करेगा। पशुपालन विभाग इस संबंध में भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड BFL के साथ करार कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो कौन हुआ है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMAY के तहत स्वीकृत और वितरित के बीच अंतर वित्त वर्ष 2023 के अंत में कितने प्रतिशत सर्वकालिक निम्न स्तर तक गिर गया है? ऑप्शन ए देखते हैं 1.35%, 2.50%, 0.85% या डी 1.64%। तो कितना गिर गया है बच्चों? तो वो गिर गया है 1.35%। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन में अगर हम जाएं तो देखेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत और वितरित के बीच अंतर 2023 के अंत में 1.37% के सर्वनिम्न स्तर तक गिर गया है। ठीक है, इससे पहले PMY के तहत स्वीकृत वितरित के बीच अंतर 2.2% और 3.3% 31 मार्च 2023 तक मुद्रा में NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट 3.17% था। फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान 4.48 लाख करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई थी। इसमें से केवल 4.42 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। यह कुल स्वीकृत का 98.65% है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले 8 वर्षों में PMY के तहत 23.2 लाख करोड़ रुपए में लगभग 41 करोड़ स्वीकृति किए गए हैं। यह योजना के तहत किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है। योजना के तहत पात्र सूक्ष्म इकाइयों को ऋण दिया जाता है। तो ये क्या है हुआ बच्चों? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हुआ, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा का बैलेंस या फिर ये कहें वितरण और स्वीकृति में जो डिफरेंस है वो 1.35% तक गिर गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किसे महत्वपूर्ण सांख्यिकी के सिद्धांत के लिए एक शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है CR राव, बी ऑप्शन है जीशान मेहता, सी ऑप्शन है दिव्यांशु मेहरा और डी ऑप्शन है सुधीर कार्ला। तो सांख्यिकी सिद्धांत के लिए जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है वो हैं CR राव। देखते हैं क्या है। प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद कल्याणपुडी राधाकृष्णन राव को सांख्यिकी में प्रतिष्ठित 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। उनका जन्म 1920 में कर्नाटक में हुआ था। अब वह 102 साल के हैं। इस पुरस्कार को अक्सर सांख्यिकी में नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। पुरस्कार 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठनों के सहयोग से द्विवार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है। जुलाई में ओटावा कनाडा में द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान विश्व सांख्यिकी कांग्रेस में राव को यह पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत उन्हें $80,000 का नगद राशि मिलेगी। तो बच्चों ये था आपका आज का करंट अफेयर जिसे हम लोगों ने समझा। ठीक है बच्चों, तो इस करंट अफेयर को PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो सकता है, और जिसके बारे में अगर हम ये पूछें कि कैसे पहुंचा जाए तो बहुत आसान तरीका है बच्चों। आप हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सीधे टेलीग्राम चैनल में जाकर एग्जामोफोबिया ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल द्वारा भी आप वहां से सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों आपका ये आज का करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन हुए। तो इस तरह आप अपने इस PDF को तैयार करिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे रहिए। ठीक है बच्चों, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।